हेलो। समझ में आ रहा था क्वेश्चन? कौन सा करो नहीं समझ में आया? पहला वाला आसान था, हाँ। सेकंड क्या सेकंड वाला? समझ में अरे भैया, जब रिएक्शन पढ़ोगे उसके हिसाब से तब ना समझ में आएगा। उसके बाद थर्ड, आया। तो ये फोर्थ। फोर्थ समझा रहा था तो कुछ कुछ समझ में आ रहा था ना। फाइव भी इजी था। सेवेंथ वाला में ऑप्शन ही नहीं दिया था। सेवन्थ वाला इजी था ना? सेवन्थ वाला समझ में आया था? इजी था ना? पढ़ाया हुआ है। सेवेंथ वाला आया था समझ में। आंसर नहीं लगाया हो? सर हाँ। इसमें इसमें क्योंकि साइड में ऐसे सो के बना रहे हो? रो पे नहीं बना टेबल से। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं एनर्जी कन्वर्जन का। ठीक है। जैसे कल एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे। एनर्जी कन्वर्जन। अगला है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। तो जैसे कि हम लोग देखे थे ना वो डैम वाला। वाटर से। तो वही वाला एग्जांपल है। जूम किया जाए थोड़ा सा, कैमरामैन जूम करो। बस बस। क्या कह रहा है? व्हेन वाटर स्टोर इन अ डैम इज अलाउड टू फॉल ऑन अ टरबाइन is rotate the turbine, the rotating turbine then drive a generator converting mechanical energy into electrical energy। ये कल पढ़ा हुआ है। ये वाला एग्जांपल कराया था टरबाइन वाला, याद करो। हो गया था ना? नेक्स्ट ये पंखा वाला देखो भैया। क्या कर रहा है? यहाँ स्विच से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया आया आया, ये ले भैया मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। आ रहा समझ में? तो यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर वाला जो है कि इन एन इलेक्ट्रिक मोटर जो कि इलेक्ट्रिक फैन में होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके ज़रिए ये जो ब्लेड्स हैं वो क्या करती हैं? रोटेट करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में। तो ये देखो ज़रा। हाँ, ब्रेड को सेका जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया? ये मशीन क्या कर रही है? हाँ, ये स्विच लगा हुआ है प्लग में, जो दिख नहीं रहा है कहाँ गया प्लग। तो ये जो है मतलब स्विच, ये प्लग जो है स्विच में लगा था, लेकिन दिख नहीं रहा है कहाँ है स्विच। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और यहाँ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन है या फिर ये जो हीटर कन्वर्टर है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कर देता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? वेन करेंट पासेस थ्रू इट हीटिंग एलिमेंट, जब ये हीटिंग एलिमेंट से करंट पास होता है तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट आओ। हीट से इलेक्ट्रिकल में। तो जैसे थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल जिसमें क्या होता है कि दो रड्स लगे हुए रहते हैं अलग अलग उसके, एक तो गर्म वाला होता है और दूसरा ठंडा जंक्शन होता है। एक हॉट जंक्शन होता है और एक
ठंडा जंक्शन होता है जिसके ज़रिए टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मेटल्स जंक्शन। तो दो डिफरेंट मेटल का जंक्शन लगा हुआ है जिनके बीच में टेम्परेचर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक ठंडा रहता है और एक गर्म हो जाता है, जिसके ज़रिए टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे जो जनरेटर है मेटल जंक्शन के, जो जनरेटर्स हैं, वो एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है, जो कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये थर्मोबॉल वाला याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या कैसे काम करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल साउंड है, इलेक्ट्रिकल से साउंड में, यही लाउड स्पीकर वाला। आ रहा समझ में, यहाँ से स्विच में से आया इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ साउंड में कन्वर्ट हो गया। आ रहा समझ में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, साउंड वेव में। तो इलेक्ट्रिकल से साउंड वाला में माइक्रो या लाउड स्पीकर बोल सकते हैं, माइक्रोफोन्स। नेक्स्ट है माइक्रोफोन्स वाला एग्जाम्पल। तो माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव को किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पे तुम हेलो 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 बोलते हो, ये सीधे जो है वो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इधर जाता है, एम्पलीफायर में जाता है। आ रहा समझ में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है, या इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। जैसे ये बैटरी, इसके अंदर क्या है, केमिकल, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको किस में चेंज कर देता है, केमिकल में। यानी व्हेन ए बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, जब बैटरी को क्या करते हो तुम, चार्जिंग पे लगाते हो, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में हो जाता है भैया, केमिकल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है बैटरी के अंदर। तुम्हारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो क्या करते हो, लगाते हो चार्ज में ना। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में। और स्टोर कर रहा है उसको, उस एनर्जी को। नेक्स्ट है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, तब जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो उसको यूज़ करते हो, तब वो क्या हो रहा है भैया, केमिकल एनर्जी किस में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। तो ये वाला डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सेल्स बैटरीज हो जाएंगी। और नौवा है तुम्हारा केमिकल से लाइट एनर्जी। तो जैसे कैंडल, अरे समझ में, केमिकल्स था, इसको ये किस में चेंज हो गया, लाइट में चेंज हो गया। आ रहा समझ में, तो बर्निंग कैंडल्स हो गया तुम्हारा केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन वैक्स, वैक्स के फॉर्म में केमिकल एनर्जी स्टोर था, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, लाइट और हीट एनर्जी में। अरे भैया इसको वैक्स ही तो कहता है, ये जो पिघल रहा है मोम, उसी को तो वैक्स कहता है। वैक्स ही तुमको समझ में आता है, तोड़ देंगे अभी। बहुत शांत शांत लग रहा है आज, लग रहा है घर से झाड़ू उड़ू खा के आया है। हंसी हो रहा है इसका मतलब, सही बात। हम्म, कौन बात पे खाया झाड़ू, हम्म, बेलन, डंडा, बेल्ट, हाँ, क्या खाए हो, कुछ तो लगाया होगा लग रहा है। फिर मुर्गा पार्टी हुआ होगा रात को, मछली पार्टी। क्या हुआ, इतना शांत शांत क्या, ठंडा मार दिया क्या, हाँ। नहीं। नेक्स्ट आते हैं लाइट को केमिकल एनर्जी में। ये देखो फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है भैया, सनलाइट को किस में चेंज कर रहा है, अपना भोजन बनाने में, यानी केमिकल एनर्जी में क्या चेंज कर रहा है वो। तो जो प्लांट्स है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, लाइट एनर्जी को सन से, और कन्वर्ट कर देती हैं उसको केमिकल एनर्जी में, और स्टोर कर लेती हैं कहाँ पर, ग्लूकोज के फॉर्म में। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेती है भोजन को। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल से लाइट, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है फिलामेंट्स में जा करके, और वो इलेक्ट्रिकल बल्ब में, और फिर वो हीट होता है, और हीट होने के बाद वो ग्लो करने लगता है, यानी एमिट्स करने लगता है, लाइट्स देने लगता है। आ रहा समझ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म। लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वही फिर से सन भैया, सोलर प्लानट। आ रहा समझ में, तो फोटो सेल्स या फिर सोलर सेल्स होती हैं, वो कन्वर्ट कर देती हैं लाइट एनर्जी को किस में, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है लाइट एनर्जी को, ठीक है। हीट से मैकेनिकल, वही स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का एग्जांपल ले लेंगे हीट से मैकेनिकल का। तो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है बाय बर्निंग फ्यूल। फ्यूल वहाँ पे क्या होता है भैया, वाटर होता है स्टीम इंजन के लिए।
हाँ, उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब उसमें उसको हम खौलाते हैं, आ रहा समझ में, और कोयला के थ्रू, और वाटर के स्टीम का यूज़ करते हैं, और वो जो स्टीम है वो पुश करता है पिस्टन को, प्रोड्यूस करता है एक मैकेनिकल एनर्जी। पिस्टन यानी ये जो चक्का होता है उसको, आ रहा समझ में क्या कर, तो चलने लगता है भैया। नेक्स्ट है केमिकल से हीट, तो वही है तुम्हारा फ्यूल, जैसे वुड हो गया, कोयल हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सब जो है बर्न किया जाता है। तो जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, हीट या लाइट के फॉर्म में। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है केमिकल से मैकेनिकल, तो वही भैया कार का इंजन, फ्यूल जो है क्या करता है, पीता है, अरे सोचो पेट्रोल और डीजल पीता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, जिसके थ्रू व्हीकल्स क्या करती हैं, रन करती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसमें जो है एक लोहा है, लोहा में तुम वायर जो है वो क्या कर दो, गोल गोल घुमा के उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो जैसे ही लोहा के पास से इलेक्ट्रिसिटी से गोल 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 घूम के पास होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। तो चुंबक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तो फिर तुम्हारा जो पिन ऊन है लोहा का वो सब इस पे आके चिपकने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो एक टेम्पररी मैग्नेट ये बन जाता है, क्लियर है। तो कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करके जब करंट उसमें क्या हुआ, फ्लो किया गया। न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिकल में, तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है स्टोर होता है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस एनर्जी स्टोर होता है। जैसे लाइक यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम जो एलिमेंट है उसमें इज कन्वर्टेड इनटू हीट, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच देन प्रोड्यूस स्टीम टू रन ए टर्बाइन जिसके थ्रू जो है स्टीम से हम लोग टर्बाइन को रन कर सकते हैं, या फिर हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो न्यूक्लियर से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम यहाँ से भेज के अपने घर तक ले आ सकते हैं। लास्ट हमारा मैकेनिकल से हीट वाला, तो वही वाटरफॉल भैया, कुछ हाइट से गिर रहा है, तो हाइट से गिर रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी होगा भैया, वो कन्वर्ट हो रहा होगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में हो रहा होगा, क्योंकि कुछ हाइट पे है तो इधर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो होगा। और जैसे इस हाइट से नीचे गिर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी एकदम मैक्सिमम हो गया और पोटेंशियल एनर्जी एकदम ज़ीरो हो गया, जिस कल पढ़ चुके हम लोग। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी इसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ। तो यही सब चीज़ें थी। नेक्स्ट अब आते हैं कन्वर्जन के ऊपर, अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज में देखो सबसे पहले क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले ये है कि हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जीज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये क्या बोलता है, अगर आया डिफाइन करने के लिए तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी whenever energy changes from one form to another, यानी एनर्जी जो है वो क्या करता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करता है, और जो टोटल अमाउंट होता है एनर्जी का वो रिमेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एनर्जी का टोटल अमाउंट क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। दूसरे फॉर्म में बोले, दूसरे वर्ड में बोले तब एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है तो नो लॉस या गेन ऑफ एनर्जी, तो ना ही लॉस होता है एनर्जी का या फिर नहीं गेन होता है एनर्जी का। यानी एक शब्द में बोलना चाहे, एक लाइन में बोलना चाहे, एक शब्द में नहीं एक लाइन में बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आ रहा समझ में क्या क्या। लेकिन भैया कुछ कन्वर्जन करते समय, ड्यूरिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन करते समय कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। हाँ अभी तो आप बोले कि भैया एनर्जी ना ही क्रिएट होता है और ना ही लूज होता है, अभी भी कह रहे हैं कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है।
हम बोल रहे हैं भैया वो कुछ एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है वह हीट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। हीट के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। जैसे वही साउंड एनर्जी जो चल रहा था तो क्या कर रहा था, साउंड चैप्टर में जो पढ़े थे कि वो जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ एनर्जी क्या हो रही थी, हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जा रही थी, खत्म हो जा रहा था। इसलिए जैसे जैसे आगे जो है साउंड एनर्जी बढ़ता जा रहा था तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा था, यानी साउंड एनर्जी भी कम हो रहा था। तो एक चीज बताओ, ये सिंपल सी बात है कि ये हीट एनर्जी हमारे कोई काम का था नहीं। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रहा है। आ रहा समझ में? लेकिन भैया वेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि कोई एकदम खराबी हो गया वो, भैया वो भी तो किसी ना किसी फॉर्म में तो चेंज हो ही रहा है ना एनर्जी। तो एट द एंड अगर हम टोटल देखना चाहें, एट द एंड अगर हम टोटल अमाउंट देखना चाहें एनर्जी का, तो वो तो कांस्टेंट ही है भैया। बस हीट में हमको हमारा हीट एनर्जी जो है वो यूजफुल नहीं लग रहा था, तो हमको लगा कुछ एनर्जी लॉस हो गया, कुछ एनर्जी वेस्ट हो गया। तो यहाँ वेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि बर्बाद हो गया एनर्जी, नहीं, वो हीट एनर्जी में या फिर कोई और चीज में चेंज हो गया, कोई और फॉर्म में चेंज हो गया जिसका हमको कोई यूज नहीं था। आ रहा समझ में? लेकिन अगर उसको भी अगर ऐड करके देखें तो जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी अभी भी है, बस उसका कोई काम नहीं था हमको, तो हमको लगा कुछ एनर्जी लॉस हो गया। तो हमारा क्या कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कन्वर्जन के समय कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वेस्ट हो जाती है इसलिए क्योंकि उसका हमको कोई काम नहीं था, काम होता तो सब जोड़ते तो फिर उतना ही हमको मिल जाता। आ रहा समझ में टोटल अमाउंट? तो ये चीज है। तो ऑल्दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन बट द टोटल अगर एनर्जी देखा जाए सिस्टम का तो क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है। इसे समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब तो अगर हम देखें कन्वर्जन देखें अगर हम, तो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलता है? तो यही चीज अभी पढ़े क्या है भैया कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यह चीज देख क्या है अभी, तो यानी इनडायरेक्टली बोलना चाहे तो द सम ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स में सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को जोड़ दिया जाए तो वो रिमेन्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? एक आइडियल सिस्टम लेते हैं, एक आइडियल एग्जांपल लेते हैं जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट दिखेगा हमको, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलकर क्या बनेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्री फॉल बॉडी का। किसका? फ्री फॉल बॉडी का एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि फ्री फॉल ही जो है वो किस पे, उस पे जो है फ्री फॉल एक बॉडी है जो ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। आओ जरा एक फ्री फॉल बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। तो एक बॉडी है जो यहाँ ये ग्राउंड से कुछ हाइट एच पर, कुछ हाइट एच पर, समझ में आ रहा है, रखा गया उसको यहाँ पर। ये देखो पॉइंट ए कुछ हाइट एच पर है ग्राउंड से, ग्राउंड से कहाँ है ये, कुछ हाइट एच पर है जो दिख रहा है तुमको यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो कुछ हाइट एच पर रखा गया है, क्लियर है? ये पॉइंट बी है जहां पे वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हुए आ रहा था। तो इस पॉइंट पर जो है, यानी कि अगर हाइट एच से देखे तो नीचे एक्स डिस्टेंस नीचे यहाँ पर आके पॉइंट बी मिल रहा है। कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस नीचे आकर के। तो हाइट से देखे तो कितना डिस्टेंस अब यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, तो एच माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो एच था लेकिन एक्स डिस्टेंस ऊपर से चल के आ चुका है। तो एच माइनस एक्स, अब ये ग्राउंड से जो है वो ऊपर है। आ रहा समझ में? इस पॉइंट बी पर देखें ऑब्जेक्ट का, समझ में आ रहा है? और सी पॉइंट यानी कि सर ग्राउंड पे आके क्या कर गया, वो टच कर गया। समझ में आ रहा है? इन तीन केस में हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि सर पहला वाला केस देखे, यानी कि पॉइंट ए पर देखे, कैमरामैन जूम करो, जी सरकार जूम करते हैं।
अभी सैलरी काट लेंगे, नहीं जूम करेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पॉइंट ए पर अगर हम देखना चाहें, सर पॉइंट ए पर क्या है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेचारा, अभी यहाँ से गिर ही नहीं रहा है, अभी इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0 है, क्योंकि अभी यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसे पकड़े हुए हैं पत्थर को कुछ हाइट पे, आ रहा समझ में? तो क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सर कुछ हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल जो एनर्जी होगा वो mgh होगा। हाइट पे अगर कोई बॉडी है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh। mg तो हो गया सर उस बॉडी का मास ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, और h हो गया हाइट, जिस हाइट पे है, तो हाइट h पर था तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो गया। लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहेगा ना, क्योंकि अभी मोशन कहाँ है उसमें। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब हम यहाँ से पत्थर को छोड़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो नीचे की ओर है। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? नीचे की ओर है। अब पत्थर नीचे आया तो पहला वाला ए पॉइंट पे समझ में आ गया। तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितना है, तो के प्लस यू कर देंगे, यानी काइनेटिक प्लस ये पोटेंशियल करेंगे, तो सर 0 प्लस mgh करेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना आ रहा है mgh ए पॉइंट पर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब आते हैं बी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर एक चीज दिखा सर कि काइनेटिक एनर्जी तो बॉक्स में एकदम खाली है डब्बा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा फुल है। आ रहा समझ में? और टोटल एनर्जी यहाँ पर भी देखो तो कांस्टेंट है, यानी कि mgh। कांस्टेंट कैसे अभी नीचे पता चलेगा। नीचे वाले केस में आते हैं सर। तो नीचे वाला केस यानी पॉइंट बी पर देखें अगर हम उस बॉडी का टोटल एनर्जी, सर पॉइंट बी पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी होगा mg, और ग्राउंड से उसका अब हाइट है h माइनस एक्स। ग्राउंड से उसका हाइट कितना है h माइनस एक्स, यानी सर हाइट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हाइट क्या हो रहा है डिक्रीज। अब एक चीज बताओ, हाइट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल एनर्जी के, अगर हाइट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा होगा डिक्रीज ही हो रहा होगा। यहां से प्रूफ कर सकते हैं कि सर हाइट डिक्रीज हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा होगा डिक्रीज ही हो रहा होगा। और सर यहाँ पर जो ये x है, ये x ये क्या बताता है बताओ? काइनेटिक एनर्जी में ये x क्या बताता है? कितना चल का है, वेलोसिटी बताता है उसका कितना, वो मतलब ये भी एक टाइप का हाइट ही बताता है। आ रहा समझ में? डिस्टेंस याद करो, डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी। तो सर यहाँ पर ये क्या बताएगा, तो ये कितना चल के आया ऊपर से। तो सर इस बॉडी का मास तो mg था ग्रेविटी के, अगर उसमें देखें तो कंपोनेंट में, तो सर mg और इनटू में x डिस्टेंस वो चल के आया था, ये इसका क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अब एक बात बताओ कि इसका जो x है यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो इंक्रीज होता रहता है ना, पत्थर का वेलोसिटी क्या हो रहा होगा हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा होगा, यानी सर x तो हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो x इंक्रीज हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा होगा इंक्रीज हो रहा होगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर देखना चाहें अगर हम टोटल मास कितना है, मतलब सॉरी टोटल एनर्जी कितना है, तो दोनों को जोड़ देंगे k प्लस यू करेंगे। तो सर k प्लस यू करते हैं, तो सर k तो है mgx, क्या है mgx, और सर प्लस का mg। अब इस mg को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, पहले लिख लेंगे mg और h माइनस एक्स, लेकिन अब उस mg को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, एक स्टेप गैप कर रहे हैं। तो सर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार mgh होगा और एक बार माइनस का mgx होगा। तो सर ये तो mgx कट गया, तो आया क्या, ये देखो जरा पॉइंट ए पे भी तो टोटल एनर्जी mgh ही था, पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी कितना आ रहा है mgh ही आ रहा है, यानी एनर्जी क्या होता जा रहा है टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही है। और यही चीज तो पढ़ते हुए आया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस वो एनर्जी फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होता जाता है। आ रहा समझ में? लेकिन कांस्टेंट रहता है एनर्जी। आ रहा समझ में? तो यहाँ भी देखो पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी क्या था mgh ही है। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेट सेम देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड वाले केस में। तो सर ग्राउंड वाले केस में तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा mg और पूरा पूरा हाइट कवर कर लिया तो mgh हो गया, लेकिन सर पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों सर? क्योंकि हाइट 0 हो गया ना,
हाइट जीरो, तो सर एम जी और एच के जगह पे जीरो रखोगे तो पूरा पूरा जीरो, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो नहीं है समझ। टोटल एनर्जी देखना चाहें तो के प्लस यू करेंगे तो क्या ही आ जाएगा एम जी एच ही आएगा, यानी सर लास्ट में भी हमारा कांस्टेंट, यानी सर ओवरऑल पूरा एनर्जी देखें हम पूरे बॉडी में मूवमेंट में तो क्या आ रहा है एनर्जी कांस्टेंट ही आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यही है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या एनर्जी, जहाँ एनर्जी क्या रहता पूरी कांस्टेंट रहता पूरा, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ अभी यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे फ्री फॉल बॉडी का। पॉइंट ए पर भी देखो एम जी एच ही एनर्जी रहा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, और एम यू जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या था एम जी एच था। तो टोटल अगर हम एनर्जी देखना चाहें के प्लस यू तो कितना है एम जी एच ही है। पॉइंट बी पर देखना चाहे जब जो फॉल कर रहा था बॉडी एट एक्स डिस्टेंस तक तय करके आया उस समय पर, तो सर v1 जो वेलोसिटी है उसका इक्वेशन वी स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, आ रहा समझ में। सर इस केस में v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो जीरो था सर, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था जीरो था, इज इक्वल टू 2a डिस्प्लेसमेंट तो x तक हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x तक, तो यहाँ पे जोड़ोगे v1 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2gx आ जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, v1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2j। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम v1 तो वही आया ना 2gx, v1 स्क्वायर सर v1 स्क्वायर अभी क्या आया है 2gx रखेंगे सर 2 से 2 जाएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया mgx, क्लियर है। और सर पोटेंशियल एनर्जी का तो पता है कि h माइनस एक्स हो जाएगा हाइट, क्योंकि ग्राउंड से लेते हैं हाइट कितना ऑब्जेक्ट दूर है, तो h माइनस एक्स अब दूर है बी पॉइंट पर, सर पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी अगर देखना चाहेंगे तो कितना आएगा अभी भी एम जी एच आएगा, ये चीज़ अभी देखे थे हम लोग। उसी तरह से पॉइंट सी का निकालोगे सेम वैसे ही जैसे अभी पॉइंट बी का निकाले थे, तो यहाँ भी एम जी एच ही आएगा। तो ओवरऑल देख रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है ऑल पॉइंट्स पे एनर्जी सेम ही है कांस्टेंट ही है, बस उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, क्लियर है। अब यहाँ से ये पीडीएफ हो गया समाप्त, क्वेश्चन हैं सारे। इस वाले में एक कंसेप्ट फिर से बाकी है, इसमें भी वही है जो भी हम लोग पढ़े हैं फ्री फॉल बॉडी वाला, फ्री फॉल बॉडी का समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। इसमें भी सेम वही है कि एक बॉल है जिसका मास एम है जो हाइट एच पे रखा है, तो सर उसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगा, आ रहा समझ में। जो बॉल है फॉल करता है हाइट एच से तो उसका हाइट डिक्रीज होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा इंक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आ रहा समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो सम ऑफ द पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो उस बॉल पे वो रिमेंस क्या रहेगा कोई भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे पॉइंट ए पर देखना चाहें तो पोटेंशियल 20 जूल था, काइनेटिक एनर्जी 0 था क्योंकि मोशन नहीं था, तो ओवरऑल जो एनर्जी आया कितना है 20 जूल ही आया। पॉइंट बी पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो 15 हो गया, तो 5 जो जूल है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी टोटल एनर्जी देखना चाहें तो क्या है 20 जूल है। हर पॉइंट पे देखो कितना है 20 जूल है, यही चीज़ पढ़ के आए अभी पीछे, आ रहा समझ में। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सर जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इक्वल टू में हमें एक चीज़ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। सो देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स सेम 20 जूल एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। सो द एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉल फॉलिंग बॉल इज कंजर्व्ड, क्या हो जाता है वो कंजर्व रहता है, नहीं बढ़ता है और नहीं कम होता है। अब एक सिंपल पेंडुलम वाला भी केस देख लेते हैं, ठीक है। फ्री फॉल वाला तो देख लिए, तो सिंपल पेंडुलम में भी वही सेम चीज़ होता है जैसे फ्री फॉल वाला में होता है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। इस सेंटर पे तुम मान लो कि ये ग्राउंड है, आ रहा समझ में, और जब इधर भाग रहा होगा तो कुछ हाइट पे जा रहा होगा बॉडी, और जब इधर भाग रहा होगा तो कुछ हाइट पे जा रहा होगा बॉडी। तो स्विंग सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो इसमें भी टोटल एनर्जी जो है हर टाइम क्या रहता है सेम ही रहता है। पॉइंट बी पर देखना चाहें, बी पॉइंट कहाँ है देखो ये जगह है, तो पॉइंट बी पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिर्फ कि भैया अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर है, हाइट पर है, एकदम एक्सट्रीम हाइट पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0, क्यों
क्योंकि सर इस पॉइंट पे आके वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, मतलब फाइनल वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या होगा, वो जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। पॉइंट बी से लेकर ए तक आते हैं, यानी यहाँ के बाद अब वो ऑब्जेक्ट इसे नीचे की ओर मूव कर रहा है। सर नीचे की ओर मूव कर रहा हो तो हाइट डिक्रीज हो रहा होगा, हाइट डिक्रीज हो रहा है सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। लेकिन साथ ही साथ उधर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। ए पॉइंट तक आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। ए पॉइंट पे जैसे ही आएगा, यानी सेंटर ए पर जैसे ही आएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहेगा, क्योंकि हाइट तो जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ए पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और फिर जैसे इससे आगे की ओर मूव करेगा तब हाइट बढ़ रहा है, तो हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ए से लेकर सी तक में डिक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सट्रीम पॉइंट सी पोजीशन पर देखें तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रहेगा इसके पास और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो यानी कि पेंडुलम वाले केस में देखें तो टोटल एनर्जी जो है स्विंग पेंडुलम में वो इंस्टेंट क्या रह रहा है, किसी भी टाइम पर क्या रह रहा है, रिमेन सेम रह रहा है, कंजर्व रह रहा है एनर्जी। तो अल्टीमेटली अगर हम देखना चाहें ऑसिलेशन डाई डाउन, तो ऑसिलेशन क्या हो रहा है भैया, धीरे 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 रुक जाएगा करके। यानी ये जो बॉडी, ये जो पेंडुलम है वो इधर 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 मूव करते करते धीरे 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 आगे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया क्या हो रहा है, धीरे 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 लॉस ही तो हो रहा है एनर्जी का, हीट एनर्जी में, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, एयर फ्रिक्शन लग रहा है। तो एनर्जी का लॉस होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, आके रुक जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ग्रेजुअली, धीरे धीरे। समझ में आया। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया पीडीएफ समाप्त, और इसी तरीके से ये पूरा हो गया पीडीएफ समाप्त। इसमें तो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, जहाँ इसमें तो कुछ सुधारना था ना, सुधारे तो ऐसे है नहीं। तो इस पीडीएफ को छोड़ो, ठीक है। ये वाला तो कम से कम कर ही सकते हो। 50 वर्ड आया था। अच्छा ये कर लिए थे, वहाँ देखो तो चूहा है वो ग्रीन वाला थी के पास, भागा उधर। तो इसको करो फिर फटाक से करो, खुद से करो। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत चिल्ला लिए। इतना देख रहे हो, इतना तुम लोग के लिए मेहनत करना, इस तरीके का चित्र चीज़ें क्रिएट करवाना एआई से, फील आ जाए क्वेश्चन का। कौन करवाएगा, सर आप ही करवाएंगे, पैसा आपको देते तो आप ही कराएंगे। हाँ? फटाफट रीजन बताते जाओ। इसमें तो वोल्टेज जीरो है, क्योंकि देखो डिस्टेंस जीरो है ना सर जी, डिस्टेंस जीरो होगा, यानी सर डिस्टेंस जीरो तो सर एम जी और क्या होता है, क्या होता है एफ इंटू एस होता है। एस तो जीरो है तो सर वर्क डन भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ज़्यादा किस में हो गया, साइकिल वाले में हो गया, क्योंकि वहाँ सर जीरो से बड़ा है डिस्टेंस, जीरो से बड़ा है तो सर क्या होगा, वर्क डन भी बड़ा होगा। क्लियर है, नहीं है समझ में। हाँ आ गया तो पहले इसका सोल्यूशन समझो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लो पढ़ो जरा सोल्यूशन इसका, क्या कह रहा है। भैया जो वीडियो देख रहा है वो भी पढ़ेगा, हो गया। यानी सर क्यों, क्योंकि सर बाईसाइकिल वाले में क्या हो रहा है, ज़्यादा वर्क डन होगा। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस उसका क्या हो रहा है, उस पर डिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, जीरो से बड़ा है डिस्टेंस। सर जीरो से बड़ा है डिस्टेंस, यानी सर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। और सर एस क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है, यानी सर यहाँ पर वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ तो सर एस तो जीरो ही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे वर्क डन तो जीरो जूल आएगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन कहाँ है, किस केस में, बाईसाइकिल वाले केस में। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन।
71 हो गया ना, 72 करो। बताओ। कह रहा है कि वर्क डन जो है बाई फोर्स एक्टिंग है ऑब्लिक, यानी फोर्स साथ से साथ ऐड उसमें एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन जो है क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है जब फोर्स जो है वो किसी एंगल पे क्या हो रहा है, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे लग रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू एस होता है, ये होता है, या एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द वर्क डन, वर्क डन में क्या होगा जब उसका थीटा जो है एंगल जो है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द मोशन ऑफ द बॉडी है, उनके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो वर्क डन इंक्रीज होगा, क्या वो वर्क डन डिक्रीज होगा, या फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो समझो जरा ध्यान से, वर्क डन क्या होगा, डिक्रीज। क्यों सर, क्योंकि समझो जरा ध्यान से, जैसे जैसे तुम यहाँ पर एंगल बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम एंगल क्या बढ़ाओगे, एंगल बढ़ाओगे यानी थीटा बढ़ाओगे, तो हमको पता है कि सर कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सर कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाता है सर, √3/2 हो जाता है। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है सर, सर 1/√2 हो जाता है। कॉस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है सर, 1/2 होता है। कॉस 90 वैल्यू क्या होता है सर, 0 होता है। एक चीज देखो जरा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं कॉस थीटा का वैल्यू घटता जा रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा तो सर ये कॉस थीटा तो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सर कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है तो ओवरऑल वर्क डन भी क्या हो रहा होगा, घट ही रहा होगा। नहीं आया समझ में क्या कह रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका देख लो एक बार, समझ लो जरा। क्या है कि देखो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंगल यहाँ पर क्या है 0 डिग्री है, तो सर cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी cos का मैक्सिमम वैल्यू 0 पर ही होता है, क्योंकि उसके बाद तो घटने लगता है। तो सर मैक्सिमम वैल्यू cos का 0 पर होता है, तो इस समय पर वर्क डन भी क्या रहेगा, मैक्सिमम ही रहेगा। आ रहा समझ में। लेकिन हम थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, इस एंगल को थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, 0, 30, 45 करते जा रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, घटता जाएगा ओवरऑल। और एंगल ओवरऑल घटेगा तो वर्क डन भी ओवरऑल क्या होगा, घटता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। सो थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया। नेक्स्ट करो। What should be within the direction, force and direction of the body? 90 degree. हाँ 90 डिग्री होगा तभी तो वर्क डन 0 होगा। कह रहा है कि वर्क डन कब 0 होगा, तो जब अगर उनका क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तभी कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल वर्क डन भी क्या 0। नेक्स्ट करो। In which of the following case work done by the force will be maximum? इसके सब फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा जब 0 होगा। यहाँ पूछ रहा है कि सर 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा, तो सर 0 डिग्री पे, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो उस समय पर जो हमारा वर्क डन होगा वो W = F × S हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये मैक्सिमम हो गया वर्क डन इस समय पर। क्लियर है। नेक्स्ट करो। Work done by the direction of force of the direction. Zero. 90 degree. 0 हो जाएगा, क्योंकि सर 90 डिग्री का होता है कोण, सेंटर से देखें सैटेलाइट तक का बीच का, तो उनके बीच में एंगल कितने का होता है, तो यानी cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, यही चीज़ पढ़ा चुके हैं ये सब, एकदम डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चन है। नेक्स्ट करो।
क्या होगा? कह रहा है कि एक मैन जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है टू कैरी ए पैकेज, एक पैकेज को वो जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है फ्रॉम द बेस ऑफ कैंप, बेस कैंप से आ रहा समझ, एट पॉइंट एट बी, जो कि बी पॉइंट है, और उसको सबमिट करता है कहाँ तक? ए पॉइंट तक ऑफ हिल, हिल तक ले जाता है उसको उठाकर एट हाइट 1200 मीटर। कितना हाइट है? 1200 मीटर हाइट है हिल का। तो मैं हाइट दे दिया 1200। कह रहा है कि द मैन का जो वेट है वो 800 न्यूटन है, और जो पैकेज का वेट है वो 200 न्यूटन है, और जो स्मॉल जी है वो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा ग्रेविटी। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हाउ मच वर्क डन मैन टू अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना मैन ने वर्क किया है। और दूसरा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा पैकेज एट ए से लेकर ए पर, कितना वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा ए पॉइंट पर, इफ इट्स एज्यूम टू बी जीरो एट बी, जब जीरो पर होगा कहाँ पर? बी पर। मान लेते हैं कि जीरो कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बी पर है। जल्दी बताओ। कर देंगे तो पहला आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं जरा। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था ना, ये वाला। ये देखो फिगर, करो इमेजिन जितना करना है करो। देख रहे हो कितना भयंकर वाला इमेज बनाया है। हाँ, इमेज तुम देखो पहले तो सर जी कहीं यहाँ पर होगा उसका बेस कैंप। हाँ, यहाँ से चढ़ते 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 इसने हाइट एच जो है वो यानी कि सर यहाँ तक गया है वो हाइट, यानी सर हाइट कितना है इसका? 1200 मीटर। देख रहे हो इमेज, क्रिएटिविटी। सर मैन का तो वेट 800 न्यूटन है, और जो उस पैकेज का यानी जो बैग लिया है उसका न्यूटन कितना है सर? 200 न्यूटन का है। आ रहा समझ में? ग्रेविटी इस मैन को अपनी ओर खींच रही होगी, और इस बैग को भी अपनी ओर खींच रही होगी। ग्रेविटी आ जा मेरे पास। क्लियर है क्या कह रहे हैं? ये सबमिट ए तक पहुंचा, एकदम चोटी ए तक पहुंचा है। क्लियर है? सबसे पहले तो हमसे क्या पूछा था? वर्क डन पूछा था ना सर। वर्क डन के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले टोटल फोर्स निकाल लेते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। सर टोटल फोर्स कितना हो गया सर? 800 प्लस 200 मिलाकर 1000 न्यूटन। कितना हो गया? 1000 न्यूटन। यानी मैन प्लस उसका वेट निकालें पैकेज का, तो टोटल कितना वेट आ गया? 1000। निकाल लो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सर टोटल फोर्स इंटू में वर्टिकल हाइट होता है, mgh होता है, तो सर निकाल लेंगे। सर टोटल mg जो है वो है 100 न्यूटन का, और हाइट है 12, इतना जूल हमारा आ जाएगा। क्लियर है? यानी सर 1.2 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ऑफ पैकेज एट ए, ए पर, तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो वेट ऑफ द पैकेज इंटू में हाइट होता है, ये होता है ना। तो सर सबमिट ए पर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी पूछा है वो, तो सर हाइट कितना है? 1200 मीटर है। और सर टोटल जो पैकेजिंग का वेट है वो कितना है सर? पैकेजिंग का सिर्फ पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पैकेजिंग का सर 200 न्यूटन है। तो सर 200 गुणा में 1200 कर देंगे तो इतना आ जाएगा जूल, यानी अप्रोक्सीमेट 2.4 इंटू 10⁵ जूल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? यही था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट करो। 76 हो गया ना, 77 करो। When a ball is throw upward vertical, अपवर्डली वर्टिकल यानी ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीज। हाँ ये तो पता है भैया, ऊपर फेंको डिक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी। व्हाट हैपन? सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। जब वेलोसिटी उसका जीरो होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होगा, ये हमें क्या करना है? बताना है। मैक्सिमम होगा, ये चीज़ तो पता है हमें, तो वही चीज़ हो जाएंगे। सब पढ़ के आया हुआ है, तो यही है क्वेश्चन। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है बिकम्स मैक्सिमम होगा उस केस पर। देखो यहाँ पर क्या है, इस केस पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी कम है। लेकिन जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। और जब वेलोसिटी जीरो होगा तो उसमें पर काइनेटिक एनर्जी एकदम खत्म, क्योंकि v जीरो है, हाफ mv स्क्वायर में v जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट एज तक गया है तो पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ तो वही हो गया ना, तो जो पढ़ के आए थे हम लोग वहीं से क्वेश्चन आ गया। कोई डाउट है? नेक्स्ट करो। कहाँ तक हो गया? ये 77 तक हो गया ना, 78।
the building by staircase. मैन है जो बिल्डिंग के टॉप पे जा रहा है वर्टिकल स्पाइरल स्टेयरकेस से, यानी कि वही वर्टिकली जो है सीढ़ी है उससे क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है। दूसरा मैन वाई है जो सेम मास का है, जितना मास एक्स का था उतना ही मास वाई का है, गोज द टॉप, वो भी टॉप पे जा रहा है सेम बिल्डिंग के, बाई ए स्लैंटिंग लेडर। आ रहा समझ में, यानी कि जो सीढ़ी है वो एक स्लैंट है, एकदम वर्टिकल नहीं है, स्लैंट है, इसे ऐसे इस तरह से। आ रहा समझ में, स्लैंट हाइट पड़े हो ना कौन में, तो वो स्लैंट, तो एकदम स्लैंट है। वर्टिकल एक ऐसे होता है, ये इस पे है, अब वो उस पे चढ़ रहा है वो व्यक्ति, कौन, एक्स मैन, और एक स्लैंट हाइट का एक सीढ़ी है उस पे दूसरा वाला चल रहा है, वाई वाला व्यक्ति चल रहा है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द टू डज मोर वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, किस में से, दोनों में से कौन सा केस में ग्रेविटी पे जो है वो ज्यादा वर्क हो रहा होगा और क्यों हो रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। स्टेयरकेस वाला पे आओ देखते हैं जरा, देख रहे हो तुम, छन्नू लाल, देख रहे हो क्रिएटिविटी। तो सर ये है हमारा कौन सा, स्पाइरल वाला। सर स्पाइरल वही जैसे तुम्हारा स्पाइरल कॉपी होता है, तो ये देखो सीढ़ी स्पाइरल वाला दिख रहा है, ये देखो स्पाइरल सीढ़ी दिख रहा है तुमको छन्नू लाल, हाँ। और ये देखो ये स्लैंट हाइट वाला है, ये सर जी स्लैंट हाइट, हाँ, एकदम ये डायरेक्ट सीढ़ी लगा के स्लैंट हाइट की तरफ चढ़ रहा है। तो पूछ रहा है किस में जो है तुम्हारा वर्कडन ज्यादा होगा। तो हाइट तो सर दोनों का क्या है, सेम ही है ना, मास भी दोनों का क्या रहेगा, सेम ही है। क्लियर है। तो सर जी यहाँ पर एक चीज देखो कि वर्क इज इक्वल टू mgh होता है, तो डिपेंड्स ऑन, अब यहाँ पे इनका डिपेंड, वर्क किस पे डिपेंड करेगा सर, मास तो सेम ही है इनका, ग्रेविटी तो दोनों जगह सेम ही लग रहा होगा, तो सर हाइट पे डिपेंड करेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, तो डिपेंड ओनली ऑन हाइट नॉट द पाथ, पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं है वर्क, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है क्या, नहीं सर जी, हाइट पे डिपेंड करता है। यानी कि इन दोनों केस में देखें, एक्स और वाई वाले केस में अगर हम देखना चाहें तो सर इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखे हम तो बिकॉज इरिस्पेक्टिवली अगर देखना चाहें तो रीच ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड स्पाइरल स्टेयर भी जो है वो स्लैंट हाइट स्टेयर जो है वो दोनों ही बिल्डिंग के टॉप पे जाना चाहते हैं, यानी कि सर दोनों का हाइट क्या है, सेम है। यानी वर्टिकल डिस्टेंस में अगर देखना चाहें वो जो मूव कर रही हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, वो दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि हाइट दोनों का क्या है, सेम है। हाइट सेम है तो जो वर्टिकली यानी ग्रेविटी का अगेंस्ट देखे थे वो भी कितना का होगा, उतना ही होगा, सेम ही होगा। यानी एट द एंड अगर सिंपल से हम बोलना चाहे सर दोनों का हाइट सेम है, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे जाना चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच का वर्कडन भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सेम है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्लियर है। तो देख रहे हो क्वेश्चन कैसा कैसा है, कहाँ तक हो गया, 78 तक हो गया। एक बॉल है जिसको थ्रो किया जाता है एक मूविंग बस के अंदर फेंका जाता है, कह रहा है कि डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बस, क्या काइनेटिक एनर्जी जो है बॉल का वो बस के स्पीड पे डिपेंड करेगा। आओ जरा इमेज देखे थे, ये लो इमेज, ये रहा इमेज, ये देखो अंदर लड़का बैठ के क्या कर रहा है, बॉल फेंक रहा है, देख रहे हो क्रिएटिविटी, बस का वेलोसिटी चल रहा है काम, ठीक है। तो यस, यस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल थ्रू इनसाइड अ मूविंग बस डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्यों, आओ जरा देखें, इसलिए क्योंकि दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ बस एड अप टू द स्पीड विद द बॉल, क्योंकि स्पीड ऑफ बस क्या करेगा, बॉल की स्पीड को क्या करेगा, एड अप करेगा, थ्रो इनसाइड द मूविंग बस, मूविंग बस में इनसाइड जो है उसके वजह से, बाहर बस के अंदर इनसाइड द बस लिखा है ना, साइड मूविंग बस, बॉल थ्रो कर रहा है, तो भैया बॉस जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा वो व्यक्ति भी तो उसी स्पीड से मूव कर रहा है, फेंकेगा तो उसमें एड अप हो गया ना उसका स्पीड बॉल का। सब गोल गोबर कर देते हो तुम लोग। देखो ये वेलोसिटी ऑफ बस है, क्या है, बस का वेलोसिटी है, यहाँ समझो बस का
वेलोसिटी है ये, तो यहाँ ये बॉल का वेलोसिटी है सर, तो टोटल वेलोसिटी क्या रहेगा सर? सर टोटल वेलोसिटी बस प्लस बॉल हो जाता है, आ रहा समझ में? टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बस प्लस बॉल हो जाता है, यही है कुछ। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, इसको घर से करके आना, कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए, ठीक है? घर से करना, नहीं अगर आएगा समझ में तो यहाँ दिया है, ठीक है? इसमें भी नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। ये क्वेश्चन करो। ये तो वही सर फ्री फॉल वाला लग रहा है कैसा। पूछ रहा है कि शो करो कैलकुलेशन दैट above डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, समझ में आ रहा है? कर लोगे? हर केस में हम क्या निकाल लेंगे? टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, देख लेंगे। हर केस में क्या निकाल लेंगे? टोटल एनर्जी। 5 मीटर वाले केस में देखेंगे तो सर वेलोसिटी तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी mg5 यानी 5 mgh हो जाएगा सर, सॉरी 5 mg हो जाएगा। और सर मास दिया है क्या इस बॉडी का? हाँ 1 kg दिया है, तो सर m 1 हो गया, g तो सर यहाँ पर कितना होगा? 10 दिया ही है, तो सर g 10 रख देंगे। और सर हाइट 5 है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी सर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 50। आ रहा समझ में? पॉइंट ए पर यानी 5 मीटर पर। 3.2 मीटर पे दिखेंगे, उसी तरह नीचे ग्राउंड पे दिखेंगे, तीनों जगह 50-50 रहेगा, तो सर हमने दिखा दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये है इसका, पहले वाले में 50 जूल, यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी 85 जूल आएगा और यहाँ भी 70 जूल। इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर दोगे। अब क्रिएटिविटी देखो जरा यही। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो टोटल एनर्जी कहाँ है इस पूरे में? 85 जूल हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन करो। बॉल फॉल्स ऑन ग्राउंड, ग्राउंड से फॉल किया जा रहा है एक बॉल को, नहीं टू द ग्राउंड लिखा है। What is it of the ball beneath it? हम्म, Ground. It is the ground. हाँ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल? बॉल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? जब वो ग्राउंड को क्या करेगा? हिट करेगा। तो ग्राउंड के बॉल फेंक रहे थे तो हिट करेगा जब ग्राउंड पर, तो कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? जितना पहले था, यानी पोटेंशियल जितना होगा उतना काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? नेक्स्ट पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 80 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 48 को। और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि विच लॉ, कौन सा लॉ जो है इनका आंसरिंग है, यानी कौन सा लॉ यहाँ लग रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। खत्म हो गया। क्लियर है? तो सर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना होगा? 32, क्योंकि काइनेटिक कितना था। इस पॉइंट पे सर काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ये 80 जूल था। टोटल जो है एनर्जी कितना है? 80 जूल कांस्टेंट है। और यहाँ पे सर काइनेटिक एनर्जी 80 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। ये चीज़ समझाते हैं, वही चीज़ का क्वेश्चन है। क्लियर है? खत्म। और कौन सा लॉ लग रहा है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। क्वेश्चन भी हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लिए, और वर्क एनर्जी चैप्टर जो है वो हम लोग का क्या हो गया? खत्म, यानी पूरा फिजिक्स खत्म हो गया। समझ में आ रहेगा क्या? 9th का फिजिक्स समाप्त। क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा था? नहीं इसको बोलो जरा, क्या कह रहा है? कुछ नहीं, भेज दीजिएगा। हाँ क्या बोले थे? समझ में आया? तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे कल। कौन सा चैप्टर लेके? कल मिलेंगे हम लोग
कल मिलेगा बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट जो फूड का है उसको करते हुए। समझ में आ रहा है नहीं आया? और बायोलॉजी को भी समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद एक केमिस्ट्री बचेगा, उसको भी समाप्त करेंगे, और फिर उसके बाद मैथ का एक चैप्टर बच रहा है, उसको समाप्त करेंगे। क्लियर है? हाँ, समझ में आया? फिर एक केमिस्ट्री का बच्चा है। हाँ तो बायो का केमिस्ट्री कूट दिया जाए क्या इसको? जाओ छुट्टी।